नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अजय विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं का जो विषय मैथ्स है उसमें अध्याय 1 को। ठीक है, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। उसका ये इंट्रोडक्शन वीडियो है और इस वीडियो को देखने के बाद अध्याय 1 में जितनी भी प्रश्नावलियां दी गई हैं उसको आप लोग एकदम आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक, तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है कि वास्तविक संख्याएं, तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, और वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलने के बाद बनती हैं और इनको जो है कि धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे ये कहने का मतलब ये है कि हम लोग वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये जो है कि 0, a+1, a+2+3। ठीक है, अब इधर ये -1, -2 और ये -3। ठीक है, तो इसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा दिए और ये दिखा दिए कि संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है जिसको हम लोग संख्या रेखा पर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब मैंने बताया कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होते हैं, तो यहाँ पे जो है कि 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें a√2 हो जाएगा और √3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो 1/2 है और ये 3/2 है, ये तो जो है कि रेशनल नंबर हो गए, और यहाँ पे जो रूट में 2 है और रूट में 3 है, ये इरेशनल नंबर हो गया, यानी कि परिमेय संख्या ये हो गई ऊपर और नीचे अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जितने भी पॉइंट है उसको क्लियर किए। अब वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनती हैं, तो हम लोग परिमेय संख्याओं को देख लेते हैं। ठीक है, वो हमारा नंबर आता है एक परिमेय संख्या का। ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर का। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग p/q के रूप में लिख सकें, यानी कि जिसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकें ना, जिसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकें। और जो हमारा अंश और हर है p और q है वो एक पूर्णांक हो, तथा जो एक q है यानी कि जो हमारा हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इन्हें ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पे दिया गया है कि 4/5 हो गया। ठीक है, या फिर 8/11 हो गया। ठीक है, या फिर 16/-16/7 है, फिर या फिर 42.12345 है। ठीक, तो एक चीज इसमें आप लोग समझिएगा कि जैसे 42.1 2 3 4 5 6 6 पे जाके जो है कि ये दशमलव खत्म हो गया है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग तो भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। जैसे 42 के बाद दशमलव हटा दिए और 1 2 3 4 5 6 लिख दिए, और उसके बाद जो है कि एक के बाद जितने दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने हम लोग 0 बढ़ा दिए। ठीक है, तो इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख दिए, तो ये परिमेय संख्या होगी। अब जैसे मान लीजिए 42.1 2 3 4 5 6 डॉट 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 से इनफाइनाइट तक चलती जाती और कोई भी संख्या अपने आप को इससे रिपीट नहीं होती, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाता। ठीक है ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या ना, यानी कि इरेशनल नंबर ना, IRATIONAL, इरेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या, तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, और जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q जो है कि 0 के बराबर ना हो, यानी कुल मिला के मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जिसको हम लोग p/q के रूप में न लिख सकें, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब
अपरिमेय संख्याओं की एक प्रॉपर्टीज ये भी होती है कि इनका दशमलव रूप जो होता है वो न तो समाप्त होता है और न ही आवर्ती होता है। ये क्या कह रहा है? कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं इसके पहले आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि जैसे 32.123 हो गया, ये दशमलव इसका समाप्त हो गया ना, और जैसे 32.12345 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक संख्या जाती तो ये अपरिमेय हो जाती। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि ये, और दूसरी चीज यहाँ पे एक आवर्ती हम लोग देख लेते हैं। आवर्ती का मतलब क्या होता है? जैसे कहने का मतलब कि 3.25 के ऊपर हम लोग बार लगा दिए, तो अब इसका मतलब ये होगा 3.25 ये संख्या है जो है कि अपने आप को ऐसे रिपीट करती जाएगी, ये आवर्ती हुआ। और इसे 3.2 4 6 1 2 3 मतलब इसके पॉइंट के बाद संख्याएं आपस में रिपीट न करें, इसके कहने का मतलब यही है। ठीक है, और कोई भी संख्या करनी में है, ठीक है, तो यदि उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या होगी, और जिनका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा वो सभी परिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्याओं के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √3/√2 हो गया, और यहाँ पे पाई भी जो है कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा है कि गणित का आधारभूत प्रमेय। तो गणित का आधारभूत प्रमेय ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, या फिर प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो इसको हम लोग बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं संख्या द्वारा विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे में यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 11 13 17। जैसे कहने का मतलब कि ये संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें ही जो है कि हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। इसके बाद जो है कि 17 के बाद 19 हो सकता है, फिर 23 हो सकता है। ठीक है, ये 29 हो सकता है। ऐसी मतलब अनेकों ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अब 2 है, तो 2 को सिर्फ 1 और 2 से ही जो है कि डिवाइड किया जा सकता है, या फिर विभाजित किया जा सकता है। या फिर जो कि 3 है, तो 3 सिर्फ 1 और जो है कि अपने आप 3 से विभाजित होगा। या फिर हम लोग 19 को लेते हैं, तो 19 1 से विभाजित होगा, या फिर जो है कि 19 से विभाजित होगा। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब यही है। अब अभाज्य संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड जैसे मैंने दिखा दिया है। 2 कहने का मतलब कि एक तो सबका ही होता है, एक तो सबका होता है, और दूसरा वो जो संख्या होती है, जो अभाज्य संख्या होती है, वो स्वयं होती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे, वही यहाँ पे दिया गया है। जैसे 13 का जो है कि 1 हो गया और 13 हो गया, और 29 का 1 हो गया और 29 हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पे हमारा अगला ये भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया हम लोगों को 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 12। ठीक है, तो ये जो 6 4 6 8 9 12 दिया है, जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, यानी कि 1 और 12 के अलावा ये संख्याएं अनेकों संख्याओं से कटेगी। जैसे मान लो आप लोगों को हम लोग दिखा देते हैं। जैसे 1 से तो कटेगी ही, ये 2 से भी विभाजित होगी, और 3 से भी होगी, और 4 से भी होगी, और ये 6 से भी होगी, और ये 12 से भी होगी ना, क्योंकि 1 से तो कट जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, और 3 चौका 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 कम 12 हो जाएगा। यानी कि ये संख्या अपने एक और अपने के अलावा विभिन्न संख्याओं से विभाजित हो रही है। ठीक है ना, तो इसलिए भाज्य संख्या हुई। ठीक,
अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया है जिसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये सब जानते रहेंगे तो हमारे एग्जाम पे हमारे एग्जाम में जो है कि बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न आता है वो हमसे गलत नहीं होगी। ठीक है, इसको जो है कि नोट में बना के लिख लीजिएगा। तो हमसे पूछ लिया था कि नंबर एक क्या है, संख्या एक जो है, यानी कि इस तरह से पूछ लिया कि एक क्या है, भाज्य है या फिर अभाज्य है। तो संख्या एक जो है वो न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, संख्या एक जो है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक, अब फिर हमसे पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक, और सबसे छोटी भाज्य सम संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी भाज्य सम संख्या जो है कि हमारा ये 4 होता है। ठीक, और सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या, तो हमारी सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या ये 9 होता है। ठीक है, इतना हम लोग देख लिए। अब आता है हमारा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, क्योंकि हम लोग उसमें भाज्य देख लिए, अभाज्य देख लिए, अब इसको हम लोग खूब आसानी से समझ पाएंगे। तो अंकगणित का हमारा आधारभूत प्रमेय जो है कि यह कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि ये 36 है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक 36 है, तो 36 तो भाज्य संख्या है। ठीक है, 36 एक भाज्य संख्या है ना, क्योंकि 36 को जो है कि एक और 36 के अलावा जो है कि बहुत संख्याओं से जो है कि विभाजित होगी। तो 36 को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में इस तरीके से व्यक्त कर लेते हैं, क्योंकि इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं। तो 2 8 दूनी 36 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, फिर ये 3 से करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, फिर ये 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो अब यहाँ पे अब जैसे 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 ना, यानी कि 2 दूनी 4 3 12 3 36। तो कहने का मतलब ये जो 36 है, ये 36 है, ये तो भाज्य संख्या है। 36 एक भाज्य संख्या है, और ये संख्याएं जो है अभाज्य संख्या का, ठीक है, ये गुणनफल है। 2 और 3 अभाज्य संख्या है ना, तो इनका गुणनफल है। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यही कह रहा है कि जो 36 यानी भाज्य संख्या है, तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ये इस प्रमेय का कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाज्य संख्या बराबर भाज्य संख्या बराबर भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्या संख्या का गुणनफल गुणनफल ना, लिख सकते हैं ना, भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्या का गुणनफल। ठीक है, अब आते हैं अभाज्य संख्या सॉरी अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम लोग एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, कहने का मतलब एचसीएफ मतलब इसको निकालने का तरीका है कि कॉमन नंबर विथ मिनिमम पावर। ठीक है, कॉमन नंबर विथ मिनिमम पावर, यानी कि संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ प्रत्येक अभाज्य की न्यूनतम घात का गुणनफल। कहने का मतलब कोई भी जो संख्या रहेगी उसके गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ रहेगा और जो सबसे न्यूनतम घात रहेगी, इसको हम लेंगे। ठीक है, और एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में होता है कि ऑल नंबर विथ मैक्सिमम पावर, मतलब संख्याओं के गुणनखंडों में से प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल हम लेंगे। ठीक है, आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं कि 18 और एक ले लेते हैं 27। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणते 3 गुणते 3। ठीक,
जैसे 2 3 6 3 18 हो गया ना। और 27, 27 को जो है कि हम लोग 3 गुणते 3, ठीक। अब 18 और 27 को जो है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे निकालना है, मैं तो पीछे बताया। इसको जो है कि ऐसे करके, जैसे 18 को ऐसे करके तोड़ सकते हैं ना, कि 2 9 18 हो गया, फिर 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3, ऐसे करके आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक। अब जैसे यहाँ पे 2 एक बार आया है तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, गुणते 3 यहाँ पे 2 बार आया है ना, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 2 नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ 3 है, ठीक, वो भी 3 बार, तो 3 के पावर में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि हम बताए थे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, तो मैं बताया कि कॉमन नंबर विद मिनिमम पावर, मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। हम लोग पहले गेम खेलते थे तो होता था ना कि दोनों प्लेयर में दोनों टीमों में समान प्लेयर हो जाते थे, मतलब दोनों टीमों में बराबर प्लेयर हो जाते थे, तो एक कोई जो है कि बचता था तो उसको दोनों में हम लोग मान लेते थे ना। तो होता था कि ये दोनों में उभयनिष्ठ रहेगा, दोनों में कॉमन रहेगा, मतलब ये दोनों तरफ से खेलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से तो यहाँ पे कॉमन का मतलब वही है। और जैसे इतना हम लोग निकाल लिए, और इसके बाद एचसीएफ का जो तरीका होता है, यानी कि एचसीएफ निकालने का तरीका होता है कि मैं बताया कि कॉमन नंबर विथ मिनिमम पावर, ठीक है। तो दोनों में कॉमन देख लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन यानी कि 3 है, और तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। और सबसे कम घात किसकी है, तो 3 की पावर 2 की घात जो कि सबसे कम है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 कर देंगे। तो 3 की पावर 2 का मतलब कि 3 तरीके 9, हमारे एचसीएफ कितना आ गया, 9, ठीक। अब एलसीएम देखते हैं क्या होता है। एलसीएम में मैं क्या बताता था कि ऑल नंबर विथ मैक्सिमम पावर, मतलब संख्याओं के गुणनखंडों में से प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कि पहले 2 को लेंगे, तो 2 की सबसे बड़ी घात 1 है, 2 की सबसे बड़ी घात 1 है। जब कोई है ही नहीं, वही है, तो फिर हम उसको ही लेंगे, ठीक है। और अब इसके बाद 3 में देखेंगे तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की सबसे बड़ी घात यहाँ पे 3 है, ठीक। इतना हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एक बार आएगा तो 2 एक बार ले लेंगे, और 3 की पावर 3 है तो यहाँ पे 3 बार लिख लेंगे, ठीक है। ठीक, ये 3 बार होगा, ठीक। तो 2 3 6 3 18 3 54, तो हमारा यहाँ आंसर यहाँ पे आ गया 54, ठीक। यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया, तो हमारा एलसीएम आया 54, ठीक। हमारा एलसीएम कितना है, 54, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट करके यहाँ पे कुछ दिया गया है, यदि दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में से कुछ भी उभयनिष्ठ न हो, तो उस स्थिति में हमारा एचसीएफ जो है कि 1 होता है, ठीक। इसके कहने का मतलब यह है कि जैसे हमको दे दिया 13 और 19 का एचसीएफ निकालने के लिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो 13 के एचसीएफ निकालने इसको जो है कि तोड़ेंगे तो 1 गुणते 13 हो जाएगा, और 19 को भी करेंगे तो 1 गुणते 19 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 1 है, यही है ना। और ऐसे देखा जाए तो 13 को और 19 को कैसे तोड़ेंगे, बताइए, नहीं टूटेगा ना ये। तो ये कह रहा है कि जब कुछ भी कॉमन ना हो तो एक कॉमन होता है, क्योंकि एक तो सबका ही गुणनखंड होता है ना, इसलिए इसके कहने का मतलब यही है कि जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उस स्थिति में एचसीएफ हमारा 1 होता है, ठीक है। यही कह रहा है। अब दिया है यहाँ पे कि संख्या और उसके एलसीएम तथा एचसीएफ के बीच संबंध, ठीक है। ये कह रहा है कि कोई संख्या है और उसके एलसीएम तथा एचसीएफ के बीच उसका क्या संबंध होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम लोग। ये कह रहा है, मान लीजिए कि संख्या हो गई 1 और दूसरी संख्या कोई हो गई सेकेंड में, ठीक। और उसका एलसीएम कुछ दे देता है XYZ, तो उसका एक फार्मूला होता है
उसका क्या फार्मूला था हम लोग देखते हैं। जैसे कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ। ठीक है, कहने का मतलब कि संख्याओं का गुणनफल जो होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल। ठीक है, तो यही दे रहा है कि संख्याओं का गुणनफल जो है कि बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, इसी को हम लोग ध्यान में रखेंगे और इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछेंगे वो हम लोग आसानी से कर ले जाएंगे। क्योंकि इसको याद रहेगा तो कभी कभी क्या है कि हमको पहली संख्या दे देता है, फिर इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ दे देता है और दूसरी संख्या पूछ लेता है। और कभी कभी क्या होता है कि दूसरी संख्या देता है, एलसीएम और एचसीएफ देता है, पहली संख्या पूछ लेता है। ठीक है, कभी कभी इन दोनों का गुणनफल दे देगा और एचसीएफ दे देगा, एलसीएम पूछ लेगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमको बस इतना याद रखना है कि ये जो है कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, इतना याद रहेगा तो हम आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक, अब इसके भी पे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है। तो यहाँ पे दिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 40 और 45 है। तो पहली संख्या दिया, दूसरी संख्या क्या होगी। इसके पीछे अभी मैंने बताया आप लोगों से कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, अब इसी फार्मूला में जो जो संख्याएं दी गई हैं, जो जो वैल्यू दी गई हैं, उसको हम लोग पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या दिया है हमें, पहले उसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। क्या दिया यहाँ पे, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ। तो एलसीएम जो है कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ए एलसीएम 40 है। ठीक है, और एचसीएफ कितना दिया है, 45 दिया है। और पहली संख्या कितना दिया है, पहली संख्या दिया है 20। ठीक है, ये 5 है 45। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहली संख्या का मान रख देते हैं 20 गुणते दूसरी संख्या को या तो हम लोग यक्स माने या फिर जो कि इसको दूसरी संख्या को एज इट इज छोड़ दें यहाँ पे। ठीक है, और एलसीएम हमारा 40 है और एचसीएफ 45 है। ठीक है, अब यहाँ पे गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो जब राइट साइड में आएगा तो यहाँ पे भाग के रूप में हो जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर 40 गुणते 45 बटे में 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग काट देंगे, 20 दूनी 40 और 45 दूनी 90। तो हमारा आंसर आ गया, यानी कि दूसरी संख्या आ गई 90। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी है हमारी, तो दूसरी संख्या हमारी हो गई, दूसरी संख्या बराबर 90। ठीक है, अब रहा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें दिया है कि दो संख्याओं, इसमें दिया है कि दो संख्याओं 30 तथा 40 का एलसीएम 25 गुणित यक्स है और एचसीएफ जो है 8 है। तो यक्स का मान क्या होगा। ठीक है, इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। तो अपना फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, अब दो संख्या क्या है, दो संख्या हमारी है 30 और 40। यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना दिया है, एलसीएम दिया है कि 25 गुणते यक्स दिया है, गुणते एचसीएफ हमारा 8 दिया है। ठीक है, यहाँ पे पहली संख्या 30 लिख लिए, दूसरी संख्या हमारा जो है 40 दिया उसको लिख लिए, और एलसीएम हमारा 25 इंटू यक्स दिया उसको लिख लिए, और एचसीएफ 8 दिया उसको लिख लिए। अब इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे 25 गुणे यक्स गुणे 8 है। तो जब अपने लेफ्ट साइड में जाएंगे यानी बराबर के बाएं साइड में जाएंगे तो यहाँ पे संख्याएं गुणे के रूप में तो जाएंगे तो भाग के रूप में हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा कि 30 गुणते 40 बटे में 25 गुणते में 8 बराबर
यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि काटेंगे इसको 8 5 40 हो जाएगा, और 5 से फिर काटेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, और फिर जब 5 को फिर से काटेंगे तो 5 का 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा x का मान 6 आ गया। ठीक है, अब इसको जैसे कहने का मतलब कि 6 बराबर x लिखें या फिर x बराबर 6 लिखें, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई नहीं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, तो वही है, यानी कि x का मान हमारा 6 आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे दिया है कि दिखाइए कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे कि √2 को एज्यूम कर लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। ठीक वैसे ही जैसे कि घर वाले कहते हैं कि नहीं बाबू पढ़ लो, और हम लोग बार बार खेलने निकल जाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे हम लोगों को दिखाना है कि √2 जो है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो जब √2 को हम लोग परिमेय संख्या मान लेंगे, तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में या फिर a/b के रूप में, अर्थात कहने का मतलब कि उसको भिन्न के रूप में हम लोग लिख पाएंगे, और जो हमारा भिन्न होगा यानी कि a और b होगा वो सअभाज्य पूर्णांक संख्या होंगी, और जो हर होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो लिखते हैं यहाँ पे कि माना √2 जो है एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब √2 को जब हम परिमेय संख्या मान लिए तो √2 बराबर a/b हो जाएगा, जहां a और b एक सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और जहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, तो अब इसको पक्षांतर करेंगे, इधर जाएगा तो ये रूट में 2b हो जाएगा बराबर a हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसको अब जैसे √2b का स्क्वायर हो जाएगा बराबर a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या करनी में होती है, जब हम उसका स्क्वायर करते हैं, जब उसका वर्ग करते हैं तो करनी हट जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अब इसको हम लोग पक्षांतर कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो a स्क्वायर है वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। ठीक है, a स्क्वायर जो है वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो संख्या a जो होगी वो भी 2 से विभाजित होगी। ठीक, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं ये कहूँ कि 6 का स्क्वायर जो है कि 36 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या 6 जो होगी वो भी 2 से विभाजित होगी। ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब यही है। ठीक, इसको हम लोग अगले स्लाइड में लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, लोग थे यहाँ पे कि b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपन 2 ना, तो मतलब a स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित है, अतः a भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो यदि a जो है कि 2 से विभाजित है तो हम लोग इसको
लिख सकते हैं कि a बराबर 2c, यानी कि a बराबर 2c, और c जो है एक पूर्णांक है। यहाँ पे जो c है वो एक पूर्णांक है, ठीक है ना, c जो है एक पूर्णांक है। इतना समझ में है। अब जो a का मान है, a का मान जो है उसको समीकरण नंबर 1 में हम लोग रखेंगे। यहाँ से a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यानी कि a 2b² बराबर a² हो जाएगा। तो हम लोग a बराबर 2c माने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2b² बराबर a बराबर 2c माने हैं, तो a की जगह 2c रखेंगे, ठीक, और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2b² बराबर, ये जब 2c का स्क्वायर करेंगे तो 4c² हो जाएगा, और इससे हम लोग काट देंगे इसको, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक। अब b² बराबर b² बराबर 2c² हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे, एक मिनट इसको कर लेते हैं, ठीक। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो b² अपन 2 हो जाएगा, बराबर में c² हो जाएगा, ठीक है। अब b² भी 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, b² भी 2 से विभाजित हो रहा है। इसको हम लोग मान लेते हैं कि समीकरण नंबर 2 है, ठीक। अब b² जो है कि 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब कि b भी 2 से विभाजित होगा। इसका कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि b² यदि 2 से विभाजित हो रहा है तो b भी 2 से विभाजित होगा। तो a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है कि 2 है, और a और b को हम लोग माने थे कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो सहअभाज्य संख्याओं का सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, वो भी एक होता है, ठीक है। तो a और b सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब यह है कि a और b कि केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, वो अभी एक, क्योंकि एक सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, ठीक है। तो हमने माना था कि a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, जो कि एक विरोधाभास है, विरोधाभास है ना। तो यह हमारी अवधारणा कि √2 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है। अतः यह सिद्ध होता है कि √2 जो है, यह एक अपरिमेय संख्या है। √2 जो है कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ पाए आप लोग? नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को दोबारा जो है कि देखिएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है।